हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। मैं कॉलेज कुमार लेकर आया हूं सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स का 7वां लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था साइन रूल एंड कोसाइन रूल। आज हम पढ़ेंगे 7वें लेक्चर में नंबर सिस्टम एंड सीरीज। जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स क्यों चल रहा है, मेन कोर्स कब शुरू होगा, मेन कोर्सेज की क्लासेस कब से होंगी, उनको मैं क्लियर कर दूं कि जो मेरा मेन कोर्स है संकल्प बैच गेट 2026 का, उसका जो रेगुलर लाइव क्लासेस होगी और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी वो होगी 1 अप्रैल से। तो जिन बच्चे जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस बैच में, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो कोर्स को भी ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं आज के लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स का लेक्चर 7, दैट इज नंबर सिस्टम एंड सीरीज। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जिन स्टूडेंट को लगे कि ये काफी बेसिक चीजें हैं उनके लिए ये लेक्चर नहीं है। जिनका फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक चीजें क्लियर है, उनके लिए ये लेक्चर नहीं है। वो डायरेक्ट संकल्प बैच में एनरोल कर सकते हैं और 1 अप्रैल से क्लास कर सकते हैं। तो चलिए नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम समझाने से पहले आपको जैसे पता होगा कि इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम शुरू करेंगे होल नंबर से। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है होल नंबर। टॉपिक नहीं है, बस बेसिक डेफिनेशन हम लिख करके फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो। तो होल नंबर जो जिसका जो सेट होता है वो होता है 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। समझ रहे हो? इसी तरीके से नेचुरल नंबर देखेंगे तो नेचुरल नंबर जो क्या होता है वो होता है काउंटिंग नंबर्स, दैट इज 1 से लेकर के इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। बाकी ये दोनों इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0, या फिर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में, जहां की जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर होना चाहिए। जैसे बात कर लें इसकी, तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, where p and q are integers and q should not equals to 0। q अगर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर ये नंबर डिफाइंड नहीं रहेगा। इसलिए q, ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से फिर देख लेंगे क्या, इरेशनल नंबर। ये सारी चीजों को मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको क्या है डेफिनेशन कि इसको दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब सिंपल डेफिनेशन है इसका। जो दूसरे तरीके से बोले तो वो सारे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है रियल नंबर के सेट में, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर जिसको कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहां की p एंड q जो है वो इंटीजर है और साथ में q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये लिख रहे हैं नंबर, the number which cannot be expressed as ratio of two integers, a ratio of integers, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। कि ऐसा नंबर जिसको कि दो इंटीजर्स को रेशियो में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर क्या हो गया कि p by q के फॉर्म में हो, वेयर p and q आर इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो।
तो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल में इसका आएगा √2, √3/2। क्या इसको आप देख रहे हो, देख पा रहे होगे? तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारा इंटीजर्स नहीं हो सकता है। साथ में बात करेंगे ई का, ई वही जो ln का जो बेस होता है वो ई है। साथ में बात करेंगे पाई का, जो सर्कल में पाई का यूज करते हैं वो पाई है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हैं आपके इरेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर में एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा? 2/3, 1, 0, 4, 5, ये सारे हैं जो ये रेशनल नंबर में आते हैं। तो हमने इसमें देख लिया होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम देख लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो होता है -∞ से लेकर के आप आओ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहां पे सेंटर में लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से आप इस साइड में आ जाओ, नंबर लाइन 0 से इधर आ जाओ, तो यहां पे आप लिख सकते हो -1, -2, -3 अप टू इस तरीके से। ये जो सेट है ये इंटीजर्स का सेट है। तो ये जो आता है ये रेशनल नंबर के अंदर आता है, रेशनल नंबर का ये पार्ट है। अब देखते हैं जो एक और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, वो तो हर एक नंबर होता है, और 1 से डिविजिबल हो, वो भी हर एक नंबर होता है जो खुद से भी डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का अगर आप एग्जांपल में देखना चाहो, फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो इसका एग्जांपल में क्या क्या लिखेंगे? इसका जो एग्जांपल्स है वो है 2, 3, 5, 7, 11, या फिर उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो। ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इस अगर जो इस डेफिनेशन से अगर ऐसे देखें कि आप बोलोगे फिर कि 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 1 तो भी 1 से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ से भी डिविजिबल है, इसीलिए मैंने इसको मॉडिफाई करके बोला कि सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो, दैट इज नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ पे नंबर इटसेल्फ एंड 1 जो है वो दोनों कॉन्साइड करके वो सिंपल एक ही नंबर बन जाता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर का डेफिनेशन और ये हो गए एग्जांपल्स। अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में देखेंगे सिंपल जो प्राइम के अपोजिट डेफिनेशन को फॉलो करता है, ऐसा नंबर जो खुद से 1 से और साथ साथ किसी और भी नंबर से जो डिविजिबल हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से अगर इसका देख लें, मतलब डिविजिबल हो 1 अपने आप से और एक और नंबर से, तो इसका जो एग्जांपल हो आप देख लो, ये हो सकता है 4, 6, 8। आपको दिख रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इवन नंबर का पैटर्न जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहां पे फिर आएगा 9, 10, 12 और फिर आएगा आपका 15। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होगा। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद से 1 से और भी नंबर से डिविजिबल हो, मींस मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल हो। तो मोर देन 2 नंबर क्या क्या होगा? एक हो गया 1, एक हो गया नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी किसी नंबर से अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे इसका देख लें, 21 किस से डिविजिबल है? क्या 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये इटसेल्फ दैट इज 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो एक तो हो गया कि ये 1 से डिविजिबल हो गया, एक तो हो गया नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो गया, उसके अलावा भी एक नंबर से ये डिविजिबल हुआ है 2 से, तो इसलिए ये हो गया कंपोजिट नंबर।
सिमिलरली सारे के लिए ये फॉलो होगा। तो इसलिए ये हो गया कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, ये है कंपोजिट नंबर का सेट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जो इसका जो एक इसको समझने के लिए है कि कैसे कि कौन किसके अंडर आएगा, क्या कंपोजिट नंबर किसके अंडर आएगा, रेशनल नंबर किसके आएगा, इरेशनल कैसे आएगा, तो हम नंबर सिस्टम को वेन डायग्राम पे अब ड्रॉ करेंगे, या उसका हम ऑलरेडी एक इमेज रखा है जो आपको समझने में बहुत आसान होगा। हाँ, ये आप देखो, इसको देखो, आप यहां पे देख लो कि किस तरीके से वेन डायग्राम पे हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया है, ताकि ये जो आपको समझ हो वो बहुत अच्छे से आ जाए कि किस तरीके से नंबर सिस्टम एक दूसरे के सबसेट या सुपरसेट होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखो, यहां पे इमेज में एक चीज नहीं है, मैं अभी बता देता हूं क्या है वो नहीं है। अब देखो नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या था? नेचुरल नंबर का जो सेट था, जो नेचुरल नंबर था वो था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा था। उसी तरीके से दूसरा जो था हमारा वो था होल नंबर। होल नंबर जो था वो था 0 1 2। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि होल नंबर है वो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर का सुपर सेट है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट, इसके बाद एक ऐसे आप एक और बनाओ और इसको बोल दो कि ये है हमारा होल नंबर। ये हो गया होल नंबर का सेट। तो क्या नेचुरल नंबर जो आता है वो होल नंबर के अंदर आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स तो होल नंबर में है ही, साथ में जीरो भी है। तो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर का सुपर सेट हो गया, और जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट हो गया। यहां से भी आप देख सकते हो इसको। दूसरी चीजें देखें, फिर देखें इंटीजर्स, क्या ये सारे इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इंटीजर्स का सेट और बड़ा है, उसमें क्यों बड़ा क्यों हो गया? वहां पे बड़ा इसलिए हो गया ना क्योंकि ये जो होल नंबर वाला टर्म है ये जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक है, और जो ये इंटीजर्स वाला है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक है। तो ये सारे इंटीजर्स को कवर कर रहा है। तो इसका जो सेट है ये सेट होल नंबर और नेचुरल नंबर से बड़ा है, और नेचुरल नंबर होल नंबर इसके अंदर आ रहा है। फिर देखते हैं रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल नंबर में बताया था डेफिनेशन में कि सारे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हो गए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, वो सारे आ गए रेशनल नंबर में। होल नंबर, नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी आ चुके हैं क्योंकि इंटीजर्स में है वो। साथ में आ गए फ्रैक्शन, मींस 3/2, 4/2, 5/3, इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, क्योंकि जितने भी p बाई क्यू फॉर्म के, p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में जो भी है नंबर, जहां की q नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q जो है वो है इंटीजर्स, तो वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का हमने फॉर्म लिखा था, यहाँ पे रूट वाला नंबर था, ln का जो बेस होता है ई था, और साथ में था पाई या रूट का जो भी नंबर है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या रूट 25 इरेशनल नंबर है, क्या आप बोलोगे कि रूट के अंदर एक नंबर है तो ये इरेशनल हो गया? बिल्कुल गलत बात है, ये इरेशनल नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 5, दैट इज रेशनल नंबर। तो सिर्फ रूट देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रूट रह जाए तो उसको हम फिर बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर का जो सेट है वो टोटली अलग है रेशनल नंबर से, दोनों में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है। रेशनल नंबर के अंदर आता है 0, इरेशनल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जिनको ये सारी टर्म सुनने में दिक्कत आती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि संकल्प बैच का मेन कोर्स जो शुरू होने वाला है वो अप्रैल से शुरू होने वाला है। उस कोर्स में ये सारी टर्म्स को डिटेल में बताया जाएगा जब मेन कोर्स का क्लासेस होंगे। तो हमने देख लिया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों अलग अलग सेट हैं, और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर रेशनल नंबर एंड दिस इज योर इरेशनल नंबर, नो ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं रियल नंबर। तो क्या जितने भी रेशनल नंबर्स हैं
वो रियल है, बिल्कुल है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रियल हैं, बिल्कुल हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सारे रियल नंबर्स हैं। साथ में ही हम बात करेंगे कि जो इरेशनल नंबर भी होते हैं, जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, दैट इज आप √6 ले लो, √3 ले लो, या फिर पाई ले लो, या फिर ई ले लो, ये सारे जो हैं ये भी कहीं ना कहीं रियल नंबर ही हैं। तो ये रियल नंबर का ये सेट हो गया, बड़ा सा रियल नंबर का सेट हो गया। उसके अंदर आ गया इरेशनल नंबर, उसके अंदर आ गया रेशनल नंबर, उसके अंदर आ गया इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। कोई कहेगा कि √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो आपको इस तरीके से कंफ्यूजन आएगा कि अगर ये वैल्यू होती है तो ये √3 है, ये है इरेशनल, ये हो गया, ये है इरेशनल, ये हो गया रेशनल। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना ये अप्रोक्सीमेशन है, ये इसके डायरेक्ट इक्वल्स नहीं है। आप इसको डायरेक्ट डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, आप एक अप्रोक्सीमेशन करके उसको लिखते हो। तो इसलिए ये जो नंबर है ये तो इरेशनल है, और ये जो है ये तो रेशनल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, ये टेंडिंग टू इक्वल है। ऐसा लगता है कि दोनों की वैल्यू लगभग बराबर है, तो इसलिए हमको इस फॉर्म में उसके वैल्यू को लिख देते हैं। इसलिए हम उसके नंबर को जो सेट है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये है जो बिल्कुल, ये है जो रेशनल है, और ये है जो इरेशनल है। बट अंतर ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये चीजें हो गई। ये कंफ्यूजन अगर आपको आए तो इसको आप कैसे क्लियर कर लोगे, क्या है दोनों का कॉन्सेप्ट। आप अगर √2 का वैल्यू अगर आज ऐसे आता है, √2 जो होता है 1.414, ऐसे डायरेक्ट इक्वल्स लिखा हुआ रहता है, तो आप यहां से ये मत जज कर लेना कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो रियल में वो इक्वल ही नहीं है। तो ये हो गया रेशनल और इरेशनल की बातें। अब जो इसमें एक लास्ट है हमारा, वो है इमेजिनरी। लास्ट क्या है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी को लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी हो सकता है, बट इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो आई के फॉर्म में होता है। इसको बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, बस आपको बता दूं कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका फॉर्म होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, a+bi, जहां b शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर का फॉर्म। क्या हो गया? ये एक इंटीजर हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस bi। तो i क्या है यहाँ पे? i जो है हमारा वो है आयोटा। i जो है वो है हमारा आयोटा, और इसकी जो वैल्यू होती है ये इक्वल्स होता है √(-1). इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1). ये होता है i का वैल्यू। तो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट इसको आप लिख सकते हो। ये भी कभी कभी यूज में आता है, जब आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, वो पढ़ते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वहां पे ये यूज आता है। वहां पे रूट्स कभी कभी उसके इमेजिनरी होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? a+bi के फॉर्म में होता है, जहां की a और b हमारा रियल होता है, और i जो है वो इमेजिनरी नंबर है, उसको बोलते हैं आयोटा, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1). तो आपको समझ में आ रहा होगा कि √(-1) जो है, ये आपने ऐसे रियल में कहीं देखा ही ना, इसको लिखना क्या ही मतलब, इसी इसका नोटेशन आता है, आई का नोटेशन आता है, इसको बोलते हैं आयोटा। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर की बात कि इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर है जो टोटली रियल से अलग है। रियल अलग चीज है, इमेजिनरी अलग चीज है, ये दोनों आपस में सेपरेटेड है, ये ओवरलैप्ड नहीं है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कई लोग हैं जो इमेजिनरी को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही इमेजिनरी आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स, आप रियल नंबर को भी बोल सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे, इसको एक सेकंड में, इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपसे पूछे कि क्या 5 जो है, 5 जो है ये क्या है? रियल है, कॉम्प्लेक्स है, या इमेजिनरी है?
इसको हटा दो, इस पार्ट को आप हटा दो। बस आपसे पूछा जाए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स है या रियल है, तो आपका जवाब क्या होगा? जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होगा, जिसको पता नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ए वाला, अगर वो नहीं देखा होगा या इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि 5 इज ए रियल नंबर, जो कि सही है। 5 एक रियल नंबर है, बट 5 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है, ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके अंदर ही आता है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जो रियल होगा वो तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। ये तो वही बात हो गई कि जैसे जो वाराणसी है, वो यूपी में आता है क्या? तो बिल्कुल यूपी में आता है। क्या वो इंडिया का पार्ट है? तो ये इंडिया वाला पार्ट ये हो गया कि जो वाराणसी है वो इंडिया में आता है क्या? तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। कॉम्प्लेक्स एक बड़ा सेट है, इंडिया एक बड़ा सेट है। उसी तरीके से उसका छोटा सेट क्या है? यूपी है, जो कि यहाँ पे रियल से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हो गई कि 5 एक रियल नंबर तो है ही, साथ साथ में वो कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर ही रियल नंबर आता है, उसके नंबर अंदर ही इमेजिनरी नंबर आता है। इसी तरीके से कोई अगर आपको पूछ देगा, ये आपके लिए बहुत आसान होगा, जो 3 आयोटा है क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप इजीली बता सकते हो, डायरेक्ट बोलोगे कि हाँ है, क्योंकि आपके जो दिमाग में बैठा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही होता है कि आयोटा वगैरह उसके टर्म में आ जाना। तो ऐसा नहीं है, अगर 5 भी है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस पे हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस वेन डायग्राम को कि क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या इमेजिनरी है और क्या है इसका सारा सेट्स वगैरह। तो अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे सीरीज की ओर। तो चलिए देखते हैं हमें सीरीज। तो अब हम देखेंगे सीरीज। सीरीज से क्या समझ में आता है? कुछ तो सीरीज सुनते ही कुछ थोड़ा दिमाग में ऐसे आता है कुछ कि ऐसे, अगर नंबर सिस्टम में सीरीज की बात करें तो कुछ आता है कि ऐसे कुछ नंबर ऐसे चल रहा होगा, एक सीरीज सा पैटर्न वगैरह कुछ बन रहा होगा, तो उसी को सीरीज बोलते हैं। बिल्कुल, आपको अगर ऐसा आता है तो सही आता है। जैसे कि इसको देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसे फॉर्म है, मान के चलो आप 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। अब ये 3-4 नंबर देखने के बाद आपको ऑलरेडी अब समझ में आने लगा होगा कि आगे के नंबर्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। ये अगर 15 है आपका, तो आगे के जो नंबर्स हैं वो क्या होने वाले हैं, इस पैटर्न से ही आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है इसी को बोलते हैं सीरीज। इसी तरीके से अगर आप दूसरा नंबर देख लो तो कुछ ऐसा है, मान लो 6 है, 10 है, फिर 16 है, 24 है, 34 है, 46 है। अब ये ऐसे फॉलो हो रहा है। तो इसमें आपने क्या फॉलो किया? इसमें आपने क्या देखा? इसमें देखा कि यहाँ 3 था, यहाँ 6 हो गया, 3 से इंक्रीज हो गया। उसी तरीके से फिर इसमें देखा तो फिर 3 से इंक्रीज हुआ, फिर 3 से इंक्रीज, फिर 3 से इंक्रीज, मतलब 3 को ऐड करते हुए सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गया एक पैटर्न हो गया कि इसमें क्या कर देख रहे हैं, ऐसे करके +3 होते जा रहा है, +3, +3। तो ये एक सीरीज पैटर्न हो गया। अब इस सीरीज को देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ऐसे +4 हो रहा है, फिर यहां से देखो तो आप +6 हो रहा है, फिर यहां से देखो तो आप +8 हो रहा है, यहां से देखो तो +10 हो रहा है, यहां से +12 हो रहा है। क्या आप इजीली कह सकते हो कि जो अगला टर्म हमारा होने वाला है वो +14 होगा? 46 + 14 दैट इज अगला टर्म जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 60। तो क्या ये एक सीरीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि पहला टर्म से दूसरा टर्म जाने के लिए 4 ऐड करो, दूसरा से तीसरा जाने के लिए 6 ऐड करो, फिर 8 ऐड करो, फिर 10 करो, उसी तरीके से 12, 14, 16, 18, उस तरीके से इस पैटर्न को। तो ये भी एक सीरीज है, इसको भी एक सीरीज बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और देख लेते हैं, मान ले कि आपका ऐसा कुछ है, ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 16 है, 32 है। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये काफी बेसिक है, टाइम पास लग रहा है, वो इस लेक्चर को ना देखें, क्योंकि ये अगर आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपके लिए लेक्चर्स नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो आप अपना समय व्यर्थ यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि ये काफी बेसिक चीजें हैं।
तो हम यहाँ देख रहे थे कि इस तरीके का अगर पैटर्न हो, एक पैटर्न ये देखा, पहला पैटर्न ये देखा, एक पैटर्न ये है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। क्या आप इजीली फिर बता सकते हो ना अगला क्या होगा? ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आप इजीली बता दोगे ये होगा 64। कैसे बताए? तो यहां से देखे हमने कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर देखा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर देखा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर किया मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है। तो आप इजीली बता सकते हो कि इसका कोई भी टर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी तरीके से बता सकते हो। समझ रहे हो आप? तो ये हो गया, ये भी एक सीरीज का पार्ट है। तो इसमें आपने क्या देखा कि कॉन्स्टेंटली एक नंबर ऐड हो रहा है, इसमें आपने देखा कि कॉन्स्टेंटली एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा हमारे अगले टॉपिक का। ये जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा ये होगा एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सीरीज हमने बता दिया कि एक फिक्स पैटर्न को जो सीरीज फॉलो करता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो सारे फॉलो करते हैं, उसी को बोलते हैं सीरीज। जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा था, इसमें भी देख लिया कि मल्टीप्लाई होते जा रहा था। आप डिवाइड वाला भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, पहला 1 है, दूसरा 1/2 है, तीसरा 1/4 है, 1/8 है। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहां से यहाँ डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां से यहाँ डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां से यहाँ डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक फिक्स पैटर्न है, तो ये भी एक सीरीज ही है। तो आपने देख लिया कि सीरीज क्या होता है, सीरीज किसको बोलते हैं? एक पैटर्न को शो कर रहा है, जो नंबर एक लंबा सा टर्म है, तो वो सीरीज कहलाता है। अब हम देखेंगे इसका जो ये अभी हमने बात किया कि जो फिक्स एडिशन हो रहा है हर एक टर्म में, तो ये एपी का पार्ट है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड एपी की ओर। तो ये है जो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसका जो बेसिक डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो ये है कि एक सीरीज रहे, एक सीरीज में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूं कि एक लंबा टर्म्स का जो सीरीज है, उस सीरीज में कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस होंगे, मींस सब्ट्रैक्शन जो करने का जो वैल्यू आएगा कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ध्यान दीजिएगा वर्ड कंसेक्यूटिव पे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा कांस्टेंट। तो सपोज कर लो आप कि आपका यहां पे ए बी सी 3 टर्म है, यहां पे आप मान लो कि आपका 3 टर्म है और कह दिया गया कि ये एपी में है। 3 टर्म्स ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए इसको आप? तो अब इसको अभी जो हम बेसिक डेफिनेशन बताए, क्या बताए कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा कांस्टेंट। तो इसका कंसेक्यूटिव टर्म कौन सा होगा? ए का कंसेक्यूटिव, फिर बगल वाला कौन सा है? बी है। तो इसका डिफरेंस लिखते हैं, तो मान लेके लिख देते हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी माइनस ए ये होना चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट होना चाहिए, इट मींस दैट कि सी माइनस जो बी होगा ये भी सेम कांस्टेंट होगा। इसको बोल देते हैं हम कांस्टेंट को डी। अभी आप ध्यान में देना कि डी क्यों बोल रहा हूं, अभी मैं बताने वाला हूं कि डी क्यों बोल रहा हूं। तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू होगी डी। तो क्या यहां से लिख सकते हैं? b माइनस ए मस्ट इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब b को इधर लेकर के आएंगे तो आएगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, यहां से आ जाएगा b इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्या ये है? अगर 2 नंबर दे दिया जाए 10 और 20, बोले इसका मीन क्या होगा, तो आप तो इजीली बोल देते हो 10 और 20 दे दिया, 10 प्लस 20 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और क्योंकि 2 नंबर था सैंपल में तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 30। क्या ये वही चीज दिखा रहा है? a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 b आ गया। तो ये हो गया कि कैसे वो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे उस कंडीशन को लिया और ये निकाल दिया। तो ये जो हमारा ये b आया, यहाँ पे b जो हो गया वो आ गया अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का अरिथमेटिक मीन कैसे हुआ? दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्योंकि 2 टर्म्स थे ए और सी, तो बी जो आ गया वो हो गया अरिथमेटिक मीन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो था हमारा वो था
एपी में। अगर ए भी आपको दे दिया जाए कि एक एक ए है, दूसरा टर्म है वो ए प्लस सी बाई टू है, और तीसरा है जो सी है, और अगर आपको बोल दे कि ये कौन सा प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, तो आपको प्रोग्रेशन चेक करने के लिए, एपी का चेक करने के लिए क्या करते हैं, तीन टर्म में सीधा जानते हैं कि जो बी कॉमन डिफरेंस वाला ए वाला मेथड यूज कर सकते हो आप। इसको आप एज ए क्वेश्चन ले लो, इसको हटा दो, और आपको ऐसा कहा गया कि तीन टर्म है जो इस तरीके से है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म है ए प्लस सी बाई टू, और तीसरा टर्म है हमारा सी। अब बोल देंगे कि फाइंड द प्रोग्रेशन, कौन सा प्रोग्रेशन है, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन आपसे इसमें पूछा गया, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप चेक करने के लिए पहले एपी से शुरू करोगे, क्योंकि आपने जीपी अभी तो पढ़ा नहीं है, तो आप शुरू करोगे एपी से। तो एपी से शुरू करोगे तो एपी का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू माइनस ए, ये अगर ये आ गया, ठीक है, ये ए हो गया। दूसरे वाले का क्या करेंगे, ये हो गया पहला हमारा, दूसरा वाला क्या है, सी माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ये दोनों का, अब ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी ऐसा, सी बाई टू, क्या क्या इसमें से इसको घटा दिया उसी तरीके से, हाँ, तो इसमें से जब इसको घटाया तो वो हमारी जो वैल्यू आई वो आएगी सी बाई टू माइनस ऑफ ए बाई टू। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, अब अरिथमेटिक तो इतना नहीं सिखाऊंगा मैं। और इधर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा टू सी माइनस ए माइनस सी, तो ये आ जाएगा टू सी माइनस सी करेंगे तो टू सी में से माइनस तो सी हो जाएगा, और सी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। क्या ये दोनों इक्वल आ गया, हमने इसको एज्यूम करके चला कि ये मान लेते हैं कि ये एपी में है, उसके बाद हमने उसके कंडीशन को अप्लाई किए, तो यहां से जो 1 की और 2 की जो वैल्यू आई वो आ गई इक्वल, दैट इज 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, 1 इक्वल्स टू 2 आ गया। इट मींस जो डिफरेंस था कंसेक्यूटिव टर्म्स का, पहले दो टर्म का जो डिफरेंस देखा हमने यहाँ पे, वो इक्वल आ गया इस दोनों टर्म का डिफरेंस के बराबर जो ये है। तो हम ये इजिली कह सकते हैं कि ये जो तीनों टर्म दिए हुए हैं ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि कैसे उसको वेरीफाई करेंगे। अब देखते हैं इसके जनरल जो अलग अलग इसके जो टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा, एक आता है ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एक कन्वेंशन है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट टर्म। एक होता है डी, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक सीरीज है जिसका कि पहला टर्म है ए, फर्स्ट टर्म इज ए, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है डी, तो वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही हो गया सीरीज। अब बात करते हैं कि आपसे अगर पूछा गया कि पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस डी है, अगर आपसे पूछ दिया गया कि फाइंड nth टर्म, nth टर्म, तो अब हम आपको बताएंगे कि जो nth टर्म होगा इसका, उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, वो होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब चलते हैं वापिस बेसिक डेफिनेशन पे। क्या बोला गया था बेसिक डेफिनेशन, कि जो कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट है, तो पहला हमें पता चल गया कि पहला टर्म है ये, क्या दूसरा टर्म होगा a प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है और वो कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो दैट इज a प्लस डी। क्या तीसरा होगा a प्लस टू डी, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो d आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी d आना चाहिए, तो d आने के लिए एक d एक्स्ट्रा ऐड होगा उसमें। उसी तरीके से जो अगला टर्म होगा a प्लस थ्री डी, अगला आएगा a प्लस फोर डी, इसको हटा दो। आप इस पैटर्न को समझ गए। इसी तरीके से जो हमारा nth टर्म आएगा वो आएगा n प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कैसे आएगा आप देख लो, पहला टर्म जो था हमारा वो ये था, क्योंकि उसमें d का एडिशन जीरो है, पहले टर्म में जीरो डी है, सेकेंड टर्म में वन डी है, थर्ड टर्म में टू डी है,
फोर्थ टर्म में 3d है, तो क्या nth टर्म में n-1d होगा? होगा। तो ये हो गया हमारा nth टर्म। अगर आपको एक एपी दिया रहे और आपसे nth टर्म पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। तो ये हो गया nth टर्म की बात। अब बात करें कि आपसे पूछा जाएगा कि nth टर्म की तो बात हो गई, अब पूछा जाएगा आपसे कि एक सीरीज है एपी में, उसका आपको कुछ कुछ पता रहेगा, ए और डी पता रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसके पहले 25 टर्म्स के सम क्या होंगे, या पहले nth टर्म के या पहले n टर्म के सम क्या होंगे। तो अब बात करेंगे समेशन का। हम क्या बात करेंगे? समेशन का। समेशन का बात करेंगे। तो समेशन में बात क्या करेंगे? समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स, इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन, इसके पैटर्न पे क्वेश्चन तो आते रहते हैं गेट में। तो इस पे जो मान लेके आपको ऐसे पूछा जाए कि पहला टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो फर्स्ट n टर्म का समेशन क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ ए आई इक्वल्स टू 1 to n। तो इसको nth को आप डायरेक्ट यहां से ऐसे भी लिख सकते थे, an जो टर्म होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो इसको आप लिखोगे, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा n/2 इंटू 2a, दैट इज फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू d। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? ध्यान से सुनना आप। n/2 फर्स्ट टर्म a, यहां पे हो गया हमारा a, लास्ट टर्म क्या हो गया, यहां से देखेंगे लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। क्या ये चीज और ये चीज सेम है? बिल्कुल सेम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसको लिख सकते हो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बहुत 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 ज्यादा। तो ये हो गया आपका समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम देखेंगे कुछ समेशन, स्टैंडर्ड समेशन। स्टैंडर्ड समेशन में क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड समेशन में हम देखेंगे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। पहला देखेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जिनको याद होगा डायरेक्ट फॉर्मूला, कई लोगों को याद रहता है n इंटू n प्लस 1/2 कर देते हैं, तो वो तो ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको इस प्रोग्रेशन से हम निकालने के लिए बताएंगे। कैसे बताएंगे? जो नेचुरल नंबर का सीरीज होता है वो क्या होता है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से जाता है अप टू n नेचुरल नंबर बोल रहा है तो n आ जाएगा लास्ट टर्म हमारा। अब वही बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। ए का जो इसमें वैल्यू है वो क्या है? ए का वैल्यू है 1, फर्स्ट टर्म दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। ये मतलब ये हो गया, ये नेचुरल नंबर जो है ये ऑलरेडी एपी में है। तो यहां से हमको आ गया a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू आल्सो 1। क्या a और d आपको पता है तो समेशन तो आप निकाल ही सकते हो। तो समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा? आप सिंपली अब इसको देख लो, फॉर्मूला वही लगाओ, n/2
फिर इस तरीके से कर सकते हो, एक तो ये मेथड हो गया कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस एन, ये हो गया। दूसरा तरीका जो फॉर्मूला था एक और, n बाई टू इंटू टू ए क्या हो गया हमारा, टू ए हो गया 1 इंटू टू दैट इज 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है हमारा 1 है, तो डी हम यहां लिख देंगे 1। तो ये जो हमको सॉल्व करके आएगा वो आएगा n बाई टू इंटू एन प्लस वन। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन। इसको भी आप स्टार मार्क करके लिख लो, इसको आपको याद होना चाहिए। आप एपी वहां पे सॉल्व मत करना, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। इसी तरीके से अब देखेंगे, इसी तरीके से देखेंगे, अब नेचुरल नंबर का हमने देख लिया, अब इसी तरीके से देखेंगे फर्स्ट n इवन नंबर्स का, फर्स्ट n इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स का समेशन देखेंगे। इवन नंबर्स का समेशन में क्या देखेंगे हम, जैसे इवन नंबर का पैटर्न क्या होता है, 2 4 6 8, वो आपको मेंशन कर देगा इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 4 6 8 अप टू इस तरीके से, अप टू जाएगा 2n तक। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, सॉरी n इवन नंबर्स है, तो अगर पहला इवन नंबर कौन सा है, 2 है, दूसरा इवन नंबर 4 है, तो जितना इवन नंबर ले रहे हैं उसका डबल वैल्यू आएगा। तो जो n नेचुरल नंबर होगा वो होगा 2n। तो इस तरीके से इसका समेशन देखेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म हमको पता है a इक्वल्स टू 2 है एंड b इक्वल्स टू 2 है। तो इस तरीके से इसका जो समेशन आएगा इवन फर्स्ट n, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो उसी तरीके से फिर लिखेंगे n बाई टू। ये जो 2n है ना, ये 2n नंबर है, ये 2n है जो एक फिक्स nth नंबर, nth इवन नंबर की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 2n। समझ रहे हो आप, 2n नंबर्स नहीं है, नंबर्स यहां पे n ही है, बट जो nth इवन नंबर है उसकी वैल्यू 2n है। तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारा वो n है, तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया n बाई टू इंटू 2a, 2 इंटू a दैट इज 2 दैट इज 4 प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज 2। a आ गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा n, 2 से यहां 2 कटेगा तो 2 बचेगा, यहां पे 2 डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n प्लस वन, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल होगा, 2 फिर माइनस वन में, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, यहां पे 2 कैंसिल होगा, यहां पे 2 आएगा प्लस n माइनस वन, क्योंकि ये 2 यहां से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा आएगा कुछ। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी n इंटू एन प्लस वन। तो इसको भी आप नोट कर लो और ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या देख लिया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम, वो जो वैल्यू आई वो आई कुछ ऐसा। तो एक और बच गया हमारा ऑड नंबर्स का सम, जो कि गेट 2024 में एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछा गया था डायरेक्टली। तो ऑड नंबर की बात कर लें, ऑड नंबर्स, इसका समेशन का बात कर रहे हैं हम। तो ऑड नंबर्स का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये हो गया ऑड नंबर का पैटर्न। तो इसका समेशन का बात करेंगे, फिर वही सिंपल, a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 2। समेशन का बात करेंगे, समेशन फर्स्ट n ऑड नंबर्स, जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म क्या लिख रहे हैं, दूसरा टर्म है वो 3 है, तीसरा टर्म क्या है 5 है। इसको सिंपली आप लिख सकते हो, जो nth टर्म होगा वो होगा हमारा 2n माइनस वन, ये हमारा nth टर्म है। nth टर्म जो हमारा होगा, क्योंकि पहला टर्म क्या है, इसको जब 2n माइनस वन करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म में जब 2n करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस वन दैट इज 3, तीसरा टर्म 2n दैट इज 6 माइनस वन दैट इज 5।
तो इस तरीके से जो हमारा nth टर्म आएगा वो आएगा 2n-1। तो ये हमारा हो गया nth टर्म। अब समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, इसकी जो वैल्यू आएगी फिर वही फॉर्मूला n/2 के टोटल n नंबर है इसमें, तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a दैट इज 1, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू d के का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां पे डाल देंगे 2, यहां पे डाल देंगे 2। तो अब यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी n/2, n/2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा -2 हो जाएगा, यहां पे 2 लिख दो प्लस, डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी n1 प्लस n-1, यहां से जो आ गया निकल के वैल्यू वो आ गया n²। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो गेट 2024 में एप्टीट्यूड सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ था कि फर्स्ट इतने नंबर्स का जो ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, शायद वो 20 था कि 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा। तो डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन गेट 2024 के एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछा गया था। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। पीवाईक्यू जो भी है उसको आप हीरे की तरह समझो, पीवाईक्यू तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो पीवाईक्यू का एक पार्ट था। तो आज हमने कवर कर लिया नंबर सिस्टम, उसको हमने देख लिया, वेन डायग्राम पे समझ लिया कि कौन सा सेट किसके अंदर आता है, कौन किसका सुपर सेट है, कौन किसका सबसेट है। फिर हमने देख लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, समेशन क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है। तो आज तक हमें लगता है कि जितना आज मैंने पढ़ाया वो काफी है। अगला ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, इसको लेंगे हम अगले क्लास में। तो आज तक के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट है और पढ़ेंगे उसमें साथ में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और थोड़ा सा बेसिक में जानेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसका कि उतना यूज नहीं है, बस डेफिनेशन उसमें जानेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।